अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। हम चैप्टर प्रोकैरियोट को स्टार्ट कर चुके थे और हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। दैन वी डिस्कस के आर्ची क्या होते हैं, ये डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दी और किसकी बेसिस पे दी, लाइक राइबोसोम की बेसिस पे दी और सेल मेम्ब्रेन की बेसिस पे दी, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पर दी। फिर हमने डिफरेंसेस किए आर्ची के दरमियान, बैक्टीरिया के दरमियान और यूकैरियोट्स के दरमियान, और मैंने आपको कहा कि आर्ची और बैक्टीरिया के डिफरेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाएंगे फॉर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बैक्टीरिया की इकोलॉजी और डाइवर्सिटी की बात करें, कह रहे हैं अर्थ जो थी ना वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, ठीक है। और उसके 1 बिलियन ईयर्स के बाद के पहली ही लाइफ ज़मीन पर आई, ठीक है। यानी कि अर्थ जो थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी और जो पहली लिविंग थिंग जो थी जो अर्थ पे आई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि अर्थ के बनने के 1 बिलियन ईयर्स के बाद लाइफ एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुई। ये जो अर्थ जो बन गई थी ना शुरू में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट जो थी ना वो बहुत ख़राब थी। कहते हैं ना ऑल ओवर द प्लेस, क्रिकेट की टर्म है, लाइक क्रिकेट में आप यूज़ करते हो कि द बॉलर इज़ बॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि कोई ढंग नहीं था उसमें। यानी कि उसमें ये था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ थी, वोल्केनोज जो थे इरप्ट होते थे, उससे गैसेज रिलीज़ होती थी जिससे एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब बना हुआ था। ऑक्सीजन जो थी वो अनअवेलेबल थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लाइफ का एग्जिस्ट करना मुश्किल था। तो 1 बिलियन ईयर्स लगे लाइफ को एग्जिस्ट करने में और 3.5 बिलियन ईयर्स अगो के बाद लाइफ ने एग्जिस्ट किया। सिंस देन लाइफ हैज़, बल्कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट किया 1 बिलियन ईयर के बाद। उसके बाद लाइफ ने इवॉल्व किया है। कह रहे हैं जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं जो मिले हैं हमें, उससे पता चलता है कि बैक्टीरिया ने कोलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था और डिफरेंट एरियाज़ पे बैक्टीरिया हमें मिलना शुरू हो गए थे 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये हमें फॉसिल्स के रिकॉर्ड बनाते हैं। और वन सम started making their own food using CO2 from the atmosphere and energy they harvested from the sun। तो फिर कुछ जो बैक्टीरिया थे ना उन्होंने CO2 को यूज़ किया और साथ साथ जो लाइट थी सन की उसको यूज़ किया और वाटर को यूज़ करके उन्होंने अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने वाटर को यूज़ किया तो मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि वाटर के टूटने से H+ और OH बनता है और OH से जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है। तो जब बैक्टीरिया ने ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया तो वहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो गई। जब ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट जमा हो गई तो उसके बाद से नई ऑर्गेनिजम्स ने आना स्टार्ट कर दिया जो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, हमारी ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और जैसे जैसे पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ती गई तो बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी भी बढ़ती गई, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया आना स्टार्ट हुए और लाइफ बनी। और ऐसा अब मैं ख़ास जो इम्पोर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन के रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, सो आपको आनी चाहिए। कह रहे हैं जब एविडेंस मिलने स्टार्ट हुए ना हमें, तो उसमें ये एविडेंस भी मिला कि यार जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना और क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत अजीब से हैं। ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल हों, यानी कि ये ऐसे बिहेव करते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कि ये बैक्टीरिया के सेल हों, एक तरह से बैक्टीरियल सेल हों। तो एक रशियन बोटेनिस्ट था जो लाइक प्लांट्स के बारे में स्टडी करता था, कॉन्स्टेंटिन, उसने कहा था और उसने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस, इसको एंडोसिम्बायोटिक भी कहते हैं। और इसने थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस में कॉन्स्टेंटिन ने थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस में ये कहा कि जो कुछ ऑर्गेनलीज हैं ना जो अभी पाई जाती हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जिसमें हमारे ये दोनों आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये एट वंस दे वर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब, ये प्रोकैरियोट्स का पार्ट थी। फिर क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इतने स्पेशलाइज हो गए, ठीक है, कि अब क्या होता है कि ये दे कैन नॉट लिव आउटसाइड द सेल। ये पहले एक अलग ही ऑर्गेनिज्म थी बैक्टीरिया की तरह, बट अब तो ये इतने इवॉल्व हो गए हैं कि अब सेल के बाहर ये जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनकी बैक्टीरिया के सेल से बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं। कैसे कि जो देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, ये हमने चैप्टर सेल में डिस्कस किया था। और जो नॉर्मल यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं उनका राइबोसोम कौन सा होता है, 80S होता है। तो 70S राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनका अपना डीएनए होता है और ये जो इनका अपना डीएनए है, ठीक है, इन दोनों के अंदर होता है। उनका जो अपना डीएनए है ये अपने प्रोटीन्स और अपनी एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। और जो अपने प्रोटीन्स और अपनी एंजाइम बनाता है तो अपने फंक्शन खुद कंट्रोल करता है।
इसके साथ साथ इनकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में, जो ये बात को सजेस्ट करती है कि ये प्रिमिटिव होस्ट जो थे ना, जो पहले जिनके अंदर ये पाए जाते थे, उन्होंने इनको इंगल्फ कर लिया था। उनकी इंगल्फ करने की वजह से इनकी मेम्ब्रेन डबल हो गई। जो टू ऑर्गेनलीज है ना, ये बैक्टीरिया की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया की तरह, जिस तरह बैक्टीरिया होता है अपने आप को डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिशन, यानी कि अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ये जो डीएनए होता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो पाया जाता है, ये अपने आप को ना खुद से ही कॉपी कर लेता है। खुद से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। जब ये 2 डीएनए बन जाते हैं तो फिर ये जो सेल डिवीजन, ये काम कब करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेल डिवीजन से पहले। तो ये अलग अलग जो सेल है उनके अंदर चले जाते हैं, जैसे कि डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, एक बच्चों के अंदर, जो सिबलिंग्स के अंदर आता है, जो डॉटर्स और सन के अंदर आता है, वो आता है डायरेक्टली मदर से। फादर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि जितने भी बेबीज़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आता है सेल्स के अंदर, इट्स कम्स फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है। और इसकी खास बात ये है, और अच्छा, ये इसका यूनिक पैटर्न है इनहेरिटेंस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का खास तौर पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का भी होगा, ऑब्वियसली बात है, जब डीएनए वहाँ से आ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहीं से आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मदर से चाइल्ड में आते हैं। एंड इट एक्यूमुलेट्स चेंजेस स्लोली, ये बहुत ज़्यादा स्लोली चेंज होता है। बाकी डीएनए जो होते हैं वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल हैबिटेट की बात करें तो कह रहे हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट्स ऑन अर्थ। ये सॉइल में है, वाटर में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स के अंदर है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। इवन के अर्थ की डीप सरफेस में, आइस में, आर्कटिक एरियाज में, ग्लेशियर्स में और हॉट स्प्रिंग्स, गर्मी हो, सर्दी हो, खिज़ां हो, बहार हो, जानदार हो, इंसान हो, जानवर हो, हर जगह पाए जाते हैं हमारे बैक्टीरिया। और इनकी बात करें तो अगर हम ये इसके साथ साथ 30 माइल्स अप इन द एटमॉस्फेयर, 110,000 मीटर्स डीप इन द वाटर, यानी कि 30 माइल्स एटमॉस्फेयर के अंदर यानी हवा के अंदर, और 10,000 मीटर डीप इन वाटर भी पाए जाते हैं। 1 ग्राम जो सॉइल होती है ना हमारी, उसमें 40 मिलियंस, क्या 1 ग्राम सॉइल के अंदर 40 मिलियन बैक्टीरिया के सेल होते हैं, और 1 ml वाटर के अंदर 1 मिलियन बैक्टीरिया के सेल होते हैं। इसके अलावा जो हमारा अर्थ है ना, कह रहे हैं हमारा अर्थ जो है उसमें तकरीबन 5 नॉन-एलियन बैक्टीरिया है। नॉन-एलियन कितना होता है, आप ये मुझे यूट्यूब कह रहा हूँ, आप मुझे गूगल से चेक करके बताएंगे। तो 5 नॉन-एलियन बैक्टीरिया को इन नंबर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज़ योर टास्क एंड यू हैव टू फाइंड दैट। इतनी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। एंड मच ऑफ द अर्थ बायोमास इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ बैक्टीरिया, और जो अर्थ का मास है बैक्टीरिया से मिलकर बना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताती है कि जो बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन और इंड्योरेंस जो है डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट व्हेन द अर्थ इज़ फॉर्म। ये डिस्ट्रीब्यूशन इस बात को इंश्योर करती है और बताती है कि बैक्टीरिया जो थे वो ऐसे ही नहीं सबसे पहले आए, बल्कि हर जगह पर फैल गए थे। उन्होंने हर जगह को कोलोनाइज कर लिया था। और ओशन के अंदर सब कुछ बहुत डार्क होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, प्रेशर भी बहुत हाई होता है। तो ना तो लाइट है आपके पास वहाँ पर, ठीक है, ना तो आपके पास टेम्परेचर अच्छा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, फ़र्क होगा इसमें हाई लो दोनों में। और जो प्रेशर है वो भी बहुत हाई होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इन एरियाज़ में भी सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं? बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर दैट कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। तो वो बैक्टीरिया जो डीप इनसाइड द ओशन होते हैं, डीप इनसाइड द वाटर होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर, दैट इज़ द MCQs हियर, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल हैबिटेट की बात की। अपने एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें और एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद हो। तो एरोबिक आर फाउंड इन दोज एरियाज विच कंटेन ऑक्सीजन, एनारोबिक आर फाउंड वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। जो ऑक्सीजन से जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। और ये जो होते हैं एनारोबिक, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन आता है, लैक्टिक एसिड आता है, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी आता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी आता है, जिसमें वो CO2 को यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और CO2 तो प्रोड्यूस होता ही है, बट वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि साथ में इथेनॉल होता है और लैक्टिक एसिड होता है। जो एरोबिक होते हैं सॉइल के अंदर हैं, वाटर के अंदर हैं और ओपन सरफेसिस के ऊपर हैं, बल्कि जो एनारोबिक हैं ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और मार्शियस के अंदर पाए जाते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो एनारोबिक होते हैं ये कम प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ये एरोबिक रिस्पायरेशन कर लेते हैं और ये सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाता है और माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह आ जाते हैं। और जो आपका एनारोबिक है उसमें क्लोस्ट्रीडियम आ जाता है और इकोलाई आ जाता है, ठीक है। कह रहे हैं आर्ची आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया बट ऑल्सो लिव इन डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। जो आर्ची है ना सिर्फ डिफरेंट है बैक्टीरिया से और हमको अलग
लाइक आर्ची, डिफरेंट बैक्टीरिया ऑल्सो लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के आर्ची भी अलग एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसको हमने डिस्कस किया था हमारी वीडियो नंबर 1 में इस चैप्टर की। और जो बैक्टीरिया है वो भी इनकी तरह अलग इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये तो कार्ल वो साहब थे ना जिन्होंने डोमेन की क्लासिफिकेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन और आरएनए की बेसिस पे जो कार्ल वॉज ने डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया था। उन्होंने क्या किया, he studied the differences in ribosomal RNA sequences in different organism and established the relationship among species। उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस को पढ़ा था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्ल वॉज ने, और फिर उन्होंने उनको डिफरेंट रिलेशनशिप की बेसिस पे और डिफरेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ऑन दिस बेसिस डोमेन बैक्टीरिया वॉज क्लासिफाइड इनटू 5 फाइलम। बैक्टीरिया का जो डोमेन था उसको उन्होंने 5 फाइलम में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया है, एक है जो क्लैमिडिया जिसको हम ग्राम नेगेटिव भी कहते हैं, स्पायरोकीट्स आते हैं जो स्पायरल शेप्ड होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द इंटर एग्जाम्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो एग्जाम्स होंगे बोर्ड के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनको ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। ये बात हो रही है सिंध के बच्चों के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बाकी जो MCQs होते हैं दे आर कॉमन फॉर बोथ सिंध, अगर आप सिंध के बच्चे नहीं हैं कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ कॉमन फॉर यू टू कि आपसे जो MCQs हैं वो MD-CAT के अंदर बहुत पूछे जाएंगे। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ MD-CAT वगैरह और जो आपका इंटर हैं दोनों, ठीक है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर होते रहें और आपको चैप्टर रीडिंग में और उनके MCQ सॉल्यूशन में कोई इशू ना हो। जो पहला फाइलम है बैक्टीरिया का दैट इज़ प्रोटियोबैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एंड सिम्बायोट यानी कि अकेले भी रह सकते हैं और यानी किसी के साथ रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, और इनमें से कुछ प्रोटियोबैक्टीरिया में से आर पैथोजेनिक। सो फ्री लिविंग हैं और सिम्बायोट्स हैं। सिम्बायोट्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। वो रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, कॉमेंसाइलिज्म भी हो सकती है जिसमें एक का फ़ायदा हो और एक को कोई फ़ायदा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, और एक होती है पैरासाइटिज्म जिसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है। तो प्रोटियोबैक्टीरिया की एक एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि स्टमक के अंदर अल्सर करता है। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज स्टमक अल्सर एंड सैल्मोनेला स्पीशीज जो है वो फूड पॉइजनिंग कराता है, ठीक है। जो क्लेमीडिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इनको ग्राम नेगेटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ना इनके सेल वॉल के अंदर वो बहुत लो होता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव की एक और बात भी होती है कि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन तो बहुत कम है, इसके साथ साथ इनकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म वाली मेम्ब्रेन, तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लेमीडिया के अंदर, ठीक है। क्लेमीडिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है उनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है बस, ये दूसरी वाली मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं पाई जाती है। हम इसको बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह इसी चैप्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा अगेन फॉर इंटर एग्जाम्स, और इसके साथ साथ MD-CAT के हवाले से भी बहुत पूछा जाता है उस टॉपिक से, ठीक है। और यहाँ पर MCQs काफ़ी हैं कि क्लेमीडिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, MCQs का पॉइंट है, और दे आर ऑब्लिगेट यानी कि हर हाल में इन्होंने सेल के अंदर रहना है, और पैरासाइट भी हैं, नहीं हर हाल में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहते हैं ये क्लेमीडिया वाले और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस जो है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम SDS भी कहते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कराता है कौन, क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस जो कि क्लेमीडियाज की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डोमेन है। स्पायरोकीट की बात करें तो स्पायरल शेप्ड होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करते, पैथोजेनिक यानी कि नुकसानदेह हैं, डिजीज़ कॉजिंग है, और इनके अंदर फ्लैजेला भी होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला स्पायरोकीट्स के अंदर होता है। ट्रेपोनिमा प्लैडम जो है वो जो सिफिलिस करता है एक डिजीज़ है वो स्पायरोकीट्स में आता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा भी होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोक्लोरोकोकस है जो मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ है, इज़ अ एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं हमारे पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नुकसानदेह भी हैं और डिकम्पोजर्स भी हैं। इनकी सेल वॉल थिक होती है और विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल थिक होती है यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती है। MCQs का पॉइंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव आउटर मेम्ब्रेन। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है वो बोट्यूलिज्म डिजीज़ कॉज करता है और कॉजेज बोट्यूलिज्म, एंड बैसिलस एंथ्रेक्स कॉजेज एंथ्रेक्स, ठीक है। ये 2 डिजीज़ के नाम है और आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप MD-CAT भी दे रहे हैं या आप MD-CAT सिर्फ टेस्ट के लिए पेयर हो रहे हैं और साथ में इंटर के पेपर्स दे रहे हैं तो आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि डिजीज़ क्या है। बट क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है बोट्यूलिनम ये बोट्यूलिज्म कराता है या बोचोलिज्म कराता है, और बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो एंथ्रेक्स कहलाता है। और हमारी आज की वीडियो का आई गेस ये लास्ट टॉपिक होने वाला है बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपसे ना कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं,
कि राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा पूछ रहे हैं तो आपको इनके बारे में आना चाहिए। कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया जो हैं दे आर द मोस्ट प्रीमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे पुराने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनकी रिमार्केबल एबिलिटी ये होती है कि हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं और लो, दोनों में, जितनी गर्मी हो और जितनी सर्दी हो दोनों में ये सर्वाइव कर जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और दे आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और इनकी बात की जाए तो दे आर फाउंड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि प्राइमरीली दीज जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये आर फाउंड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया प्राइमरीली। और ये कब आए थे? ये 2.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे। तो अर्थ आई थी 4.5 बिलियन, आपके प्रोकैरियोट्स आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और आपके साइनोबैक्टीरिया आए थे 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। एट दैट टाइम अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई था और ऑक्सीजन की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, हाई टेम्परेचर के अंदर और लो ऑक्सीजन के अंदर इन्होंने ये किया कि सबसे पहले इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाया। कैसे पहुंचाया इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को? बाय यूजिंग वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन्होंने वाटर को यूज़ किया फोटोसिंथेसिस में और वाटर से इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जो एटमॉस्फेयर में चली गई। तो साइनोबैक्टीरिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लाइफ की एग्जिस्टेंस में। लाइफ एग्जिस्टेंस क्यों में? बिकॉज जो ऑक्सीजन मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में दैट इज़ बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया और उसके नतीजे में वाटर को जब उन्होंने यूज़ किया तो वाटर टूटा H और OH में, ठीक है, वाटर टूटा हमारा H और OH में, और इस OH जो था हमारा, OH से जो ऑक्सीजन था इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, बिकॉज ये दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है, बट मैंने यहाँ पर भी बता दिया। मैंने इवन कि उस चैप्टर में भी इस बात को डिस्कस किया है। सो इसके साथ साथ CO2 को यूज़ किया, और जब इन्होंने CO2 को यूज़ किया तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ लाइक कि टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करवाती है। CO2 क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। तो अगर आप पहले उस टाइम पे जब CO2 इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा थी और ऑक्सीजन बहुत कम थी, तो जब साइनोबैक्टीरिया ने CO2 को यूज़ कर लिया तो CO2 ऑब्वियसली कम हो गई, और जब वो कम हो गई तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया टू सम एक्सटेंट। इनकी लाइफ प्रोसेस को सिर्फ पानी चाहिए, CO2 चाहिए और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए और लाइट भी चाहिए, बिकॉज इन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। तो लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी चाहिए। ये MCQs का पॉइंट है। और इनकी खास एबिलिटी ये है कि रॉक और सॉइल के ऊपर, दोनों के ऊपर पाए जाते हैं, टफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी पाए जाते हैं, लाइक ग्लेशियर्स के पास और वॉल्केनोज के पास, एंड रेडिएशन में भी सर्वाइव करते हैं। कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये लो CO2 में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है रुबिस्को, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक तो मेरी फेडरल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, और मैं आपको ये रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप MD-CAT के लिए अपियर हो रहे हैं तो मेरी वो वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज सिंध की बायोलॉजी की ये वाली बुक और जो फेडरल है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। और इवन के फेडरल के अंदर थोड़ी सी बातें लाइक पूरे चैप्टर को आप रीड आउट करोगे तो उसमें आई गेस मैक्सिमम 8 to 9 न्यू थिंग्स विल बी देयर फॉर यू टू लर्न। तो अगर आप वो करते हैं तो दैट विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर MD-CAT एग्जाम। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, एक दफ़ा देखिएगा, बिकॉज सब कुछ सेम है, आपको इशू भी नहीं होगा। और इवन कि अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर द बुक रीडिंग ऑफ दैट लाइक बुक रीडिंग ऑफ दैट चैप्टर, और इससे आपको फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह इसमें जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दे हैव रुबिस्को एंजाइम। साइनोबैक्टीरिया के अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है जो CO2 को यूज चेंज कर देता है शुगर के अंदर, ठीक है। रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेज ऑक्सीजनेज इसका प्रॉपर नाम है, और इसकी खास बात यह है कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों को यूज़ कर सकता है। जब CO2 को नॉर्मली यूज़ करेगा तो इससे शुगर में चेंज कर देगा। अच्छा, कुछ साइनोबैक्टीरिया फाइलामेंटस भी होते हैं। फाइलामेंटस के होते हैं यानी कि उनके ऊपर फाइलामेंट्स होते हैं, और उन फाइलामेंट के अंदर एक ऐसा फाइलामेंट होता है जिसको हम हेट्रोसिस कहते हैं। जो मैच्योर फाइलामेंट होता है और साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है उसको हम हेट्रोसिस कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, खासतौर पर नॉस्टॉक वगैरह के अंदर। और ये क्या करता है, ये इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारी जो नाइट्रोजन है उसको ये क्या करता है, उसको फिक्स करता है। जब उसको फिक्स कर सकता है तो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका फाइलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है इट हैज़ एन एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एलिमेंटल नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दियर स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस। हेट्रोसिस के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। दैट इज़ दैन इंपॉर्टेंट MCQ जो सिंध के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और MD-CAT के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और दे आर यूज एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द वाटर, एंड अगर कोई इनको पिएगा तो दे विल सफ़र फ्रॉम गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि आपकी GI ट्रैक जो है आपका, यानी कि स्टमक वगैरह है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी।
साइनोबैक्टीरिया जो कह रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता बट क्लोरोफिल ज़रूर होता है। क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है बट क्लोरोफिल है। और सिंस दे आर द प्रिमिटिव वन, इन्हें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए होती, और दे डू नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इनको कम एनर्जी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। और बिकॉज कम एनर्जी चाहिए तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है ना, तो बाकी फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर सकते, उनका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया के ग्रोथ रेट स्टिल हायर रहता है, चाहे लाइट की इंटेंसिटी लो ही क्यों ना हो जाए। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया जो हैं दे आर नॉट द ट्रू यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, और इनकी जो लेवल है वो भी थोड़ा लो है। इसकी वजह से इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रीमिटिव है, पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं। इन्होंने अपने अंदर इतनी अडेप्टेशंस कर लिए हैं कि इन्हें कोई हैशटैग फ़र्क नहीं पड़ता, फीड बाबर आज़म। सो दे कैन ऑल्सो लिव विद इन द ऑर्गेनिजम्स फॉर डेवलपिंग म्यूचुअलिज्म। कह रहे हैं ये जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह सकते हैं, और जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहेंगे तो ये म्यूचुअलिज्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और जब म्यूचुअलिज्म डेवलप करेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा, तो यानी कि साइनोबैक्टीरिया दोनों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और दे कैन ऑल्सो लिव विद इन द ऑर्गेनिज्म, इसकी बात कर ली, और लिव विदाउट इट। और इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है। कैरोटिनॉइड्स होते हैं, अच्छा ये वाला हमसे यूज़ है कि क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड होता है, और एक ब्लू पिगमेंट, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, फाइकोबिलिन, ठीक है। और फाइकोबिलिन के साथ साथ एक रेड पिगमेंट जो होता है फाइकोएरिथ्रिन। सो फाइकोबिलिन एंड फाइकोएरिथ्रिन ये पिगमेंट जो है हमारे साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन इज़ द ब्लू, बिलिन से ब्लू, एंड एरिथ्रिन इज़ द रेड, ठीक है। और इफ़ दे हैव नॉट इवॉल्व्ड ऑन अर्थ, अगर ऐसा होता कि साइनोबैक्टीरिया हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट ही ना करते तो क्या होता, जो उन्होंने ऑक्सीजन हमें दी है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और CO2 को कम किया है ताकि टेम्परेचर भी कम हो जाए, ये कंडीशंस भी हार्श होती, तो क्या होता, इससे टेम्परेचर बहुत हाई होता और ऑक्सीजन लो होती, तो बाकी लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ इट, ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने जा रहे हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी दैट, और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में जिसमें वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।